ईज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। आइए हम सीखने वाले हैं आज कक्षा 10वीं के लोक भारती से दूसरी इकाई में जो कविता है छापा। इस छापा कविता का आज हम विषय प्रवेश और कविता का सरल अर्थ जानेंगे इस ऑनलाइन तासिका में। चलिए सबसे पहले हम जो कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य, उनका परिचय सबसे पहले हम जानेंगे। उनका जन्म 1937 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। उनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य शास्त्र की गहनतम संवेदना के पारखी थे। अब वह हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। प्रमुख कृतियां उनकी इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, उनकी एक हास्य व्यंग्यात्मक कृतियां हैं। मॉडर्न आदि, शादी, गोरी बैठी छत पर, उनके काव्य संग्रह आदि प्रसिद्ध हैं। तो इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न, शादी उनकी प्रमुख कृतियां हैं। आप उनकी सामने प्रतिमा देख रहे हैं। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी के जाने माने साहित्यिक, प्रसिद्ध साहित्यिक रहे हैं। प्रस्तुत पद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता है यह। में कवि ने आयकर विभाग जो रहता है, जो टैक्स, राज्यों का टैक्स वसूली करता है, उन पर नजर रखता है, उनका व्यवस्थापन देखता है। उनके छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। विद्यार्थी मित्रों, आपने समाज में सुना होगा कि बहुत जो अमीर लोग होते हैं, कुछ लोग जो देश के प्रति गद्दार रहते हैं या गद्दार होते हैं, वह टैक्स देते नहीं हैं, तो उन्हें हम गद्दार कहते हैं। कि जो टैक्स देते हैं उनको देश से, समाज से सम्मान मिलता है। यानी टैक्स देने वाला बहुत अमीर होता है, और अमीर ने अगर टैक्स दिया तो जो समाज में जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं वह सरकार बनाती है उसी टैक्स के बल पर। इसलिए टैक्स देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वही देश हमें, हमारी रक्षा करता है और हमारा ख्याल भी रखता है, हमारी व्यवस्था रखता है। इसलिए टैक्स भरना सभी का कर्तव्य है। लेकिन उस पर व्यंग्यात्मक हास्य व्यंग छापे पड़ते हैं, जो भरते नहीं टैक्स, उन पर उस विभाग के छापे जब आते हैं उसी पर इस कविता में दर्शाया गया है। तो चलिए हम अभी जानने वाले हैं विषय प्रवेश। इस कविता में आयकर विभाग के अधिकारी प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर अनधिकृत रूप से अर्जित धन का पता लगाने और उसे अधिकार में लेने के लिए छापा मारते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वालों द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का व्यंग्यात्मक एवं रोचक चित्रण किया है। जब वही छापे आयकर विभाग वाले कवि के घर पर छापा मारते हैं, उस पर व्यंग्यात्मक रूप से उन्होंने रोचन चित्रण किया है। छापे के दौरान अधिकारियों को वहां सोना चांदी तो दूर, रसोई घर की पीपियों से में
पेट भरने के लिए जरूरी सामान भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों, कवि ने व्यवस्था में एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है कि वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन पाने वाले जो है अधिकार में कर लेती है, तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते वह उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करती। जिसके पास बहुत धन है इकट्ठा हो जाता है, उस पर आप छापा मार के उससे वह लेकर जाते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए उनको क्यों नहीं देते, यानी उनकी भी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा उसमें कहा है। जो हास्य व्यंग्य रहता है इसमें भी एक प्रकार का सूचित होता है, लेकिन इसके लिए हमें जानना होगा कविता का सरल अर्थ। तो चलिए हम अब कविता का पठन करेंगे और पठन करने के बाद उसका सरल अर्थ जानेंगे। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। तो यही काव्य पंक्ति पर अब हम सबसे पहले इसका सरल अर्थ जानेंगे। तो उन्होंने कहा, कवि कहते हैं कि मेरे घर के पास आयकर का छापा पड़ा मेरे घर पर, तो वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए और वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे। क्या बोले? बोले सोना कहाँ है, सोना कहाँ रखा है। कवि उन्हें जवाब देते हैं, सोना वह तो मेरी आंखों में है, वह तो मेरी आंखों में, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है। वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं, स्वर्ण दो स्वर्ण। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने जो काव्य लिखे हैं उस काव्य में बिखरे हैं, बिखर दिए हैं, उन्हें कैसे सौंप दूं, उन्हें आपके पास कैसे दूं। यही इसका सरल अर्थ हुआ। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। देखिए बहुत हास्य से भरी हुई और एक सोचने वाली ऐसी यह कविताएं हैं। वे बोले झुंझलाकर कि अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं तुम हमारी बात नहीं समझते, हमें तुम्हारा वह अर्थ नहीं चाहिए। तो तुमने जो अनधिकृत रूप से यानी बेकायदेशीर अनधिकृत रूप से तुमने जो अर्थ अर्जित किया है, पैसा रुपए अर्जित किए हैं, वही हमें चाहिए, धन चाहिए अनधिकृत। कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं उस पर कवि। कहते अर्थ तो मेरी नई जो कविताएं है ना, उसमें हमने अर्थ कहा है डाला है, वो आप चाहे तो ढूंढ लीजिए उसमें। फिर अधिकारी कवि से छुपाकर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं तुम्हारे पास जो चांदी है तुमने छुपा कर रखी है उसे भी लेके जाओ, उसे भी लेके जाओ। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है, क्योंकि मैं अब बूढ़ा होने लगा हूँ। मेरे पास चांदी कहाँ है, मेरे पास चांदी नहीं है। चांदी का रंग कैसा रहता है, सफेद रहता है। चांदी तो अब मेरे बालों में वो आ रही है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होने लगा हूँ ना, तो मेरे बाल चांदी जैसे बन रहे हैं। यही उस पर व्यंग किया है, हास्य किया है।
हास्य विनोद किया है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट कहाँ हैं, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोट से कर देते हैं। तो कहते हैं, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षाओं के नोट में कहते हैं, नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करेंगे, अब क्या जरूरत है नोट की। यानी अब हम अभ्यास करने के लिए हम जो नोट्स निकालते हैं उस नोट का संबंध उस नोट से बनाते हैं कभी। उस पर वे बोलते हैं, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। अधिकारियों ने कहा बड़े जोर से कि हमारा कहने का मतलब है आपकी मुद्रा कहाँ है। कवि ने इस मुद्रा से अर्थ जोड़कर जवाब दिया, मुद्रा है तो आप मेरे मुख पर देख ले। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोई में खाली पड़े पीपों को टटोला, बच्चों का गुल्लक खोल कर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर ले लीजिए, मेरे मुख पर है मुद्राएं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। एक ही निकला, सब में सब खाली थे, यानी कुछ नहीं था उनके घर में। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड यानी कुछ न मिलना, शून्य जैसा मिलना। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उनका जो चेहरा खिला हुआ था कि कुछ ना कुछ मिलेगा इनके घर में, तो उनका चेहरा मुरझा गया कि इनके घर में कुछ नहीं मिला। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में कनस्तरों, पानी रखने वाले मटकों, टटोलों सब देखे ढूंढे, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो फिर उनका चेहरा मुरझा गया, पर यहाँ तो कभी कुछ नहीं था। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था, उनके मन में दया के भाव आए। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे यहाँ आए थे और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया, और उनके मन में जो रौद्र रूप था, रौद्र रस निर्माण हो गया था, उसकी जगह करुण रस समा गया। मेरी ओर देखकर वह यानी शांत हो गए। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी थी कि आपके पास बहुत ज्यादा सूची निर्माण हुई है, यानी बहुत सूचना गलत मिली थी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पुछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। तब कवि कहते हैं कि मैंने उन अधिकारियों को कहा, ठहरिए, जाइए मत। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, सिर मत मोड़ो, एक बात मेरी सुनो। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, मेरे घर में अगर धन होता, आपको मिला होता तो आप लेके जा रहे थे। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देर क्यों नहीं जाते? तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? नहीं है धन, मिला आपको? नहीं मिला। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, उन्हें तो नहीं तकलीफ देते, लेकिन मेरे जैसे को तकलीफ देते। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं,
उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। जिनके पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, सोने के लिए भी कुछ नहीं है, उनके यहाँ कम से कम बैठने के लिए एक तख्त तो डलवा दीजिए। यही ऐसी विनोदात्मक लेकिन हास्यात्मक और सोचने वाली बात, समाज की व्यवस्था पर सोचने वाली बात इस गोरी बैठी छत पर से इस काव्य संग्रह से ली हुई यह कविता का हमने सरल अर्थ आप सभी ने जाना। तो मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।